हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12। देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी बढ़िया मेहनत करें। कुछ मैं भी क्वेश्चन लेके आपके लिए आ रहा हूँ, तो अपनी तैयारी तो आप रखिए। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इनको भी आप देखिए, समझिए। निश्चित रूप में एग्जाम में आपके लिए ये एक स्कोरिंग का काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, और सब्जेक्ट को समझने में भी आपकी हेल्प करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमने 5 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू, दूसरा फंक्शन ये है। ठीक है, तो जी सर्किल एफ का मान ज्ञात कीजिए। ये कंपोजिट फंक्शन है, जी और एफ का कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। तो जी सर्किल एफ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका इस फंक्शन का मान क्या होगा? तो चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, आंसर बाद में लिखेंगे। जी सर्किल एफ का क्या मान होगा? इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि जी ऐसा लिख दीजिए और पहले लिख दीजिए एफ एक्स ऐसे। ठीक हो गया? लिखने का तरीका सीख लीजिए। जी और ये एफ है ना, आगे आगे ये है ना एफ, तो इसको जी यहां पीछे कर लीजिए और एफ एक्स से कर लीजिए इसको, क्योंकि एक्स का फंक्शन है ना। एफ किसका फंक्शन है? देखो, एफ किसका फंक्शन है? एक्स का है, तो इसलिए एफ एक्स लिखा मैंने। यदि यहां पर वाई होता तो मैं इसको एफ आई लिखता। ठीक है ना, तो ये एफ जो है एक्स का फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको एफ एक्स लिखा। तो दिस इज इक्वल टू जी एफ एक्स मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसे। ठीक है, थोड़ा और सही कर लेता हूं। आराम से समझ करके मैथ्स करनी है डियर स्टूडेंट। बाकी मेहनत, जितना अधिक मेहनत करोगे उतना आसान आपके लिए होगा। आप जान रहे हैं कि 26 क्वेश्चंस आएंगे, सुनिए। और क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होंगे, तो 7 और प्लस कर लीजिए। 33 क्वेश्चन विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे में 33 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने। ठीक हो गया? तो पूरा पेपर आप कैसे अटेंड कर पाएंगे? जब आजकल आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस आपकी रहेगी, तो एग्जामिनेशन में आपके हाथ फटाफट फटाफट चलेंगे, आपका दिमाग तेज काम करेगा। क्वेश्चन आपने देखा, आपने कहा यस ये तो वहां से आया हुआ क्वेश्चन है, मैं तुरंत सॉल्व कर लेता हूं उसको। ठीक है, ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आया होगा, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड लगाना चाहिए। ऐसा कब होता है? जब प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस कम रहती है। तो बढ़िया प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने का टाइम है, नियर अबाउट 45 डेज और हैं आपके पास अभी। तो बढ़िया तैयारी करिए, इतना बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन देख करके आपको लग जाएगा कि उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, वहां से ही क्वेश्चन आया है। और जब प्रैक्टिस बढ़िया रहती है तो हाथ पे तेज काम करता है, दिमाग तेज काम करता है, फटाफट फटाफट आपके हाथ में बात आते जाए और आप आसानी से पूरे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस कंपोजिट फंक्शन को बता रहा हूं। आपको इसका मान चाहिए, तो जी मैंने कैसे क्या बोला? जी क्या लिख दीजिए? एफ एक्स, क्योंकि एफ फंक्शन ही एक्स का है इस रूप में। तो जी लिख दीजिए ऐसे, और एफ एक्स का मान लिख लीजिए। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये। ठीक हो गया? नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब जी एक्स एक्चुअली ये है, जी एक्स जब यहां पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यदि यहां पर 1 होता जी 1, ये होता 1 स्क्वायर माइनस 1। यदि मैं निकालना चाहूंगा जी 2 तो 2 स्क्वायर माइनस 1। यदि मैं निकालना चाहूंगा जी 5, ठीक है, तो एक्स की जगह पे 5 स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर एक्स की जगह पे क्या रखना है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसकी जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रखना है, तो यहां पर भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही आएगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि जी एक्स इस रूप में है, जो यहां पर होगा उसका स्क्वायर होगा। तो जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहां पर जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो इस रूप में आएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर
-1, जो यहां पर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। ये फंक्शन कहता है। जैसे मैं आपको कह रहा था g6, तो x की जगह पे 6, तो 6 स्क्वायर -1। देखिए अब स्क्वायर रूट ऑफ x कितना हुआ, वर्गमूल x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा x -1। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, इसी वाला x -1। ठीक है। यदि आपको ऐसा पूछा गया f सर्किल g कंपोजिट फंक्शन इस रूप में पूछा गया तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो आप क्या लिख देंगे, अब f, आप देखिए g किसका फंक्शन है, g भी x का फंक्शन है, तो लिख दीजिए gx ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू f gx मीन gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -1 है कि नहीं, gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -1, ये लिख दिया। अब f x स्क्वायर -1, आप देखो f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, f(1) स्क्वायर रूट ऑफ 1, f(2) x की जगह पे 2 कर दूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, x की जगह पे 3 कर दूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, x की जगह पे 4 करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, तो x की जगह पे, इस x की जगह पे इसको रख दूंगा तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, x मतलब ये, तो पूरा x स्क्वायर -1, बस ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो f सर्किल g का मान बोलेंगे या g सर्किल f का मान बोलेंगे, इस रूप में आप करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, दो फलनों का संयोजन, ये आपका पहला वाला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वहां से है। ठीक हो, तो ये वाला आंसर सही है। तो एग्जाम में कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे, इस रूप में लिख देंगे और सॉल्यूशन वहां पर नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, पहले रफ में सॉल्व कर लीजिए बाएं पेज पे कहीं पर। ठीक है, कॉपी जो आपको मिलती है ना, उसके लेफ्ट पेज में ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क, वहां सॉल्यूशन कर लीजिए, बाद में एक लाइन मान लीजिए, कट जाएगा। ठीक है, और बाकी आंसर आप शॉर्ट में लिखेंगे, कैसे, जैसे ये एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, विकल्प सी क्या है, विकल्प सी में x -1 सही उत्तर। ठीक है, विकल्प सी x -1 सही उत्तर है। ऑप्शन सी x -1 इज ए करेक्ट आंसर। भाई इतना ही लिखेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस, यदि n में एक द्विआधारी संक्रिया, ये स्टार है द्विआधारी संक्रिया, ये बाइनरी ऑपरेशन ए, बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। ए और बी के बीच में ये संक्रिया लगेगी, ये ऑपरेशन लगेगा, ये ऑपरेशन क्या कहता है, ये एलसीएम कह रहा है, ए और बी का एलसीएम। ठीक है, तो एन में ये जो है इस बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इनमें से कौन सा है, तत्समक अवयव इनमें से कौन सा है, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां सॉल्व करता हूं। देखिए ध्यान से समझिए इसको, तत्समक अवयव से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों कई बार। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ऑपरेशन के लिए, किसी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का मान आप कैसे निकालेंगे, कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब पहले तो आपको मैं थोड़ा सा ये बात बता दूं कि ये क्या चीज है, संक्रिया ऑपरेशन। जैसे आपने क्या क्या ऑपरेशन पढ़े, आप प्लस करना भी जानते हैं, माइनस करना भी जानते हैं, गुणा करना भी जानते हैं, भाग करना भी जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब जानते हैं, दीज आर द ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन आपने 10 तक बहुत किए हैं, पर जब 12th में आप आ गए हैं तो कुछ और ऑपरेशंस भी हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, एलसीएम निकाल रहे हो, लघुत्तम, महत्तम निकाल रहे हो, एचसीएफ, वो भी तो ऑपरेशंस हैं। तो ये ऑपरेशन है, ये संक्रिया ऑपरेशन, तो ए और बी के बीच में लग गया, तो ए बाइनरी ऑपरेशन, बी ए, ये वाली संक्रिया द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी मतलब दो के बीच लग रहा है, बाइनरी मतलब दो के बीच लग रहा है, तो यहां पर संक्रिया किस रूप में, ए और बी का
एलसीएम है वो। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, एन में अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं? एन। एन मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन में इस बाइनरी ऑपरेशन का तत्सम कर लो। हमेशा जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है, तत्समक अवयव निकलता है, वो इसके हिसाब से निकलता है। इस द्विआधारी संक्रिया, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, इसके हिसाब से तत्समक अवयव निकलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो? ठीक है। जैसे चलो मैं थोड़ा विस्तार में समझाता हूं। मान जैसे आप जानते हैं एन। एन क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 अप टू सोन। यदि मैं बाइनरी ऑपरेशन ले लूं मल्टीप्लाई, द्विआधारी संक्रिया मल्टीप्लाई ले लूं, ठीक है, ठीक है, तो इसमें तत्समक अवयव क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसके लिए? इसमें तो मैं देखूंगा किसी टाइम पर 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 1 क्या है? तत्समक अवयव। बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए, इस गुणन के लिए। किसमें? एन में। और 1 यहां है भी। ठीक है, अब आप देखो 5 प्लस क्या कि 5 रहे, 6 प्लस क्या कि 6 रहे, 7 प्लस क्या कि 7 रहे। अब आपने बोला 0, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। पर यहां 0 है? 0 यहां है ही नहीं। देख रहे हैं? तो 0 अपने आप में क्या होना था? 0 तत्समक अवयव होना था, आइडेंटिटी एलिमेंट होना था। किसके लिए? प्लस के लिए होना था। पर यहां 0 कहीं है ही नहीं। इसका मतलब इसमें, इस एन में प्लस के लिए तत्समक अवयव नहीं है। इस एन में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में प्लस के लिए ये जो द्विआधारी संक्रिया है, प्लस के लिए तत्समक अवयव नहीं है। देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस एडिशन, फॉर द एडिशन in natural number. Clear? Clear? There is identity element 1 in n for this बाइनरी ऑपरेशन। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, इसके लिए इसमें तत्समक अवयव 1 है। क्लियर? ठीक है। पर इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, इस द्विआधारी संक्रिया के लिए एन में तत्समक अवयव नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, इस संक्रिया पर, द्विआधारी संक्रिया पर डिपेंड करता है। कौन सी द्विआधारी संक्रिया आपने ले रखी? ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर मैं मूल प्रश्न पे आता हूं। जो हमारे पास प्रश्न है, मल्टीप्लाई प्लस वाला नहीं है प्रश्न तो कुछ और है आपके पास। हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एलसीएम किसका? ए और बी का। ये तो है प्रश्न। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया, ये कह रही है ए और बी का एलसीएम ले लो, ए और बी का लघुत्तम ले लो, वो हो जाएगी। ठीक। अब इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं, इसके लिए कोई तत्समक अवयव है, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है? अब आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या विशेषता है? देखो, तत्समक अवयव की क्या विशेषता है कि देखो ए बाइनरी ऑपरेशन, यहां पर तत्समक अवयव बराबर ए होना चाहिए। बी बाइनरी ऑपरेशन, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट वो भी आपका बी होना चाहिए। ए और बी दोनों एन में होने चाहिए। ठीक है। एक मैंने और ले लिया, सी बाइनरी ऑपरेशन बराबर सी, सी भी एन में होना चाहिए। ठीक।
अच्छा चलो, ये तो जनरल एग्जाम्पल हो गया। मैं कहूंगा 5 का किसके साथ एलसीएम 5 होगा। अब बोलिए, अब मैं इसी बाइनरी ऑपरेशन पे आ रहा हूं। इस पे ये क्या शो कर रहा है, एलसीएम। 5 का एलसीएम किसके साथ 5 आएगा, 5 का एलसीएम किसके साथ 5 आएगा। आप बोलेंगे 1 के साथ आएगा। वैसे तो 5 का एलसीएम 5 के साथ भी 5 होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है। सुनिए, मतलब आपने कहा कि 5 और 5 का एलसीएम भी 5 होता है सर। हमने कहा यस, 5 और 1 का एलसीएम 5 तो होता ही है। ठीक, फिर आपने कहा 8 और 1 का एलसीएम भी 8 होता है, तो 8 और 8 का एलसीएम भी तो 8 ही होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन तत्समक अवयव कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, हम कहेंगे 1 होगा। ये नहीं होंगे, क्योंकि याद रखना, एक संक्रिया के लिए एक सेट में एक ही तत्समक अवयव होता है। इसके लिए इसमें यदि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कोई तत्समक अवयव होगा, तो वो एक ही होगा। एक मतलब मेरा 1 से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 5 और 8 के लिए 8 होगा। नो, सबके लिए एक ही होगा। वो एक से मतलब मेरा 1 से मतलब नहीं है। ठीक है, पर यहां पर तो 1 ही होगा ना। एलसीएम का प्रश्न है, तो 5 और 1 एलसीएम 5, 8 और 1 एलसीएम कितना 8, और 1 यहाँ है नहीं, और 5 भी इसमें है और 8 भी इसमें है। तो इसमें कोई भी संख्या मैं ले लूंगा, उसका एलसीएम जब मैं 1 के साथ लूंगा तो वही संख्या आएगी। ये तो है तत्समक अवयव का मतलब, कि किसी एलिमेंट का तत्समक अवयव के साथ बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वही संख्या आएगी, उसी का नाम है तत्समक अवयव। ठीक है, जैसे 10 का बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ लिया मैंने, तत्समक अवयव 1 के साथ, तो 10 आ गया। 10 और 1 का एलसीएम 10। ठीक है, तो ये 1 क्या है, यहां पर 1 आपका तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो 1 क्या है, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, लिख देता हूं, विकल्प ए। विकल्प ए क्या है, 1। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से काम करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, यदि बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है ना, बाइनरी ऑपरेशन में द्विआधारी संक्रिया है आई में सेट ऑफ इंटीजर्स, एक द्विआधारी संक्रिया निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। आई में ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कैसा डिफाइंड है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 3। ठीक है, तो 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 का मान है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइंड है, यहां पर देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी डिफाइंड है 2a प्लस बी माइनस 3, इस रूप में डिफाइंड है, ऐसा परिभाषित कर रखा है। ए द्विआधारी संक्रिया बी बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर है, मतलब ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन कैसा परिभाषित है, ए का दुगुना प्लस बी और उसमें से 3 माइनस हो जाएगा। तो आप देखो 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 कैसे निकलेगा, 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 कैसे निकलेगा, देखो 2 इंटू ए मतलब 3 प्लस बी मतलब 4 माइनस 3, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4, यहां रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 3, तो 6 और 4 10 माइनस 3 7 हो गया। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये वाला ए वाला। ठीक है, तो चलो आंसर किस रूप में लिखेंगे आप, आंसर इस रूप में लिख दीजिए। इसको देखिए तो कितना सरल है, देखिए, और ध्यान से समझ लेना है ऑपरेशंस। ठीक है, आप देखिए, आप देखिए
विकल्प ए 7 आया था ना, विकल्प ए 7, ठीक है, सही उत्तर है, सही उत्तर है। ऑप्शन ए 7 इज द करेक्ट आंसर। ए के बाद मत लगाना डैश, ए के बाद डैश लगा दे तो माइनस पड़ा जाएगा और ये वाला आंसर सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहां डैश भले लगा लीजिए, इधर मत लगाना डैश, इस रूप में आंसर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन फलनों के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, किन फलनों के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है, किन के प्रतिलोम निकल सकता है, किसका इनवर्स हो सकता है, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। केवल एक है कि नो, 1 1 नो, आच्छादक ऑन टू, केवल ऑन टू है नो, मैनी वन बहु एक नो, एक है कि तथा आच्छादक 1 1 ऑन टू, इसका होता है 1 1 ऑन टू। यदि कोई फंक्शन है तो उसका प्रतिलोम का अस्तित्व है। कोई फंक्शन एक है कि तथा आच्छादक है, इसका मतलब उसका प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। इफ ए फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, इट मीन्स द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट, याद रखना। इसलिए तो आपने देखा होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा मान निकालते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में उसमें वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, 1 1 और ऑन टू होते हैं, एक एक तथा आच्छादक होते हैं, ठीक है। तो यहां आंसर लिख देंगे आप, किस रूप में लिखेंगे आप देखिए, विकल्प डी, विकल्प डी क्या है, एकाकी तथा आच्छादक, एकाकी तथा आच्छादक सही उत्तर है। विकल्प डी एकाकी तथा आच्छादक सही उत्तर है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स संबंधित है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, कहां होगा इनमें से, एक्स की वैल्यू क्या होगी। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक चीज क्या रखनी है ध्यान, एक तो है डियर स्टूडेंट कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी एक्स ही होता है। अब यहां पर जो एक्स है, यहां पर जो एक्स आए, दो चीज आप याद रखेंगे, थोड़ा गैप देके लिख देता हूं, दो चीज आप दिमाग में रख दीजिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दूसरा मैं क्या लिख रहा था, साइन इनवर्स एक्स भी क्या होता है, एक्स ही होता है। अब इसमें जो ये एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक्स कहां से कहां तक होगा। अब साइन एक्स है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, ये तो एंगल के रूप में होगा ना, तो ये एक्स एंगल के रूप में होगा, ठीक है। एक्स क्या होगा, एंगल के रूप में होगा। आप इनवर्स निकालना चाहते हैं, इसका मतलब आपको क्या देखना है, आपको ये भी देखना है कि फंक्शन एक और आच्छादक होना चाहिए, तभी जाकर के उसका क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स ए डोमेन और रेंज, इसको भी डियर स्टूडेंट याद कर लेना, साइन इनवर्स -1 से 1 कहां मैप डाउन होता है, ये है आपका
π/2 से π/2। ये ध्यान रखना, ये डोमेन सेट हो गया, ये रेंज सेट हो गया इसका, इस साइन इनवर्स का, ठीक है ना। अब आप देखो ये जो साइन एक्स है अंदर, ये जो एक्स है ये एंगल के रूप में होगा तो इसकी वैल्यू यहां जाएगी, ठीक है। ये जो एक्स होगा आप लिख सकते हैं -π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। यहां पर एक्स का मान ये होगा, और इसी को दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, इसी बात को इस रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिए। दूसरा आप देखो साइन, अभी तक तो क्या था, साइन इनवर्स बाहर था, अब साइन इनवर्स अंदर है। तो जो x है, x का मान क्या होगा, साइन इनवर्स है ना, जैसे यहां पर x किस रूप में था, एंगल के रूप में था, पर यहां पर ये x क्या है, ये वैल्यू के रूप में होगा, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू, साइन इनवर्स ये वाला, एक्चुअली ये डोमेन सेट, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x कहां बिलोंग करेगा, इसके अंदर -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। या मैं इस बात को इस रूप में भी लिख सकता हूं, या और कितना डियर स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये दो चीज ध्यान रखना, ये हर जगह आपने x लिख दिया, और आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहां पर साइन इनवर्स अंदर है कि बाहर है, उसी से सारा गेम पलट गया। देख रहे हैं, ये देखिए कितना चेंज आ गया इसमें, आप देख रहे होंगे ये। और एक आपको उसको याद रखना है, बात यहीं से आएगी, एक जगह पे ये आएगा, एक जगह पे ये आएगा, कहां ये आएगा और कहां ये आएगा वो आप ये देखिए। यहां पर साइन एक्स ये एंगल के रूप में होगा, तो ऐसा याद रखिए, ठीक है, कि π/2 से -π/2 के बीच में साइन एक्स का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1, तो साइन π/2 1 और साइन -π/2 -1, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। साइन π/2 1 और साइन -π/2 -1, तो +1 और -1 के बीच में वैल्यू आएगी, और एंगल भी यही लेने हैं, इन एंगल के बीच में ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकलेगी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए, इसको भी याद रखो, इसको भी याद रखो, दोनों चीज याद रखिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे यदि इस चीज को आप याद नहीं रखेंगे, ठीक होगी। और एक आध इसको याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ऐसे ही आप उसका भी रखिए, किसका, कॉस इनवर्स वाले का। कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है, कॉस इनवर्स भी इसी रूप में होता है, -1 to 1 किससे मैप डाउन होता है, ये होता है 0 to π, ठीक है। cos 0 +1 और cos π -1, तो +1 और -1 के बीच में ये भी आता है अलग अलग, ठीक है ना। ऐसी टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, तो सबकी ये याद कर लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा मान, उससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो ये किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब x का मान यहां आएगा, x का मान π/2 हो सकता है, -π/2 हो सकता है, या π/2 और -π/2 के बीच हो सकता है। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट वाला आंसर है, ठीक है। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा सही है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, आप लिख देंगे विकल्प ए, विकल्प ए, विकल्प ए क्या है, -π/2 सही उत्तर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आ गया समझ में, ठीक है।
तो और भी मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाता रहूँगा, पर आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से भी करिए और ये एक्स स्टडी देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।